सिक्स सेमेस्टर के बच्चों, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने जो पहला यूनिट पढ़े थे तो उसमें प्रश्न उत्तर रह गए थे, तो आज उसको भी कवर करते हुए अपन सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे। तो पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट थे, अवधारणा थे, उसके प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। परियोजना की मूल अवधारणा क्या है? एक परियोजना एक अस्थायी प्रयास है जो एक अद्वितीय उत्पाद, सेवा या परिणाम बनाने के लिए किया जाता है। इसकी एक निश्चित शुरुआत और अंत होता है, हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, परियोजनाओं को आमतौर पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में है, परियोजना विभिन्न कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इसमें उद्योग, निर्माण, आईटी, स्वास्थ्य सेवा आदि है। आकार छोटा, मध्यम, बड़ा हो सकता है। जटिलता सरल है, जटिल है। उद्देश्य जो है कि किस प्रकार है, और वित्त पोषक स्रोत देखना है। उदाहरण है नया पुल बनाना है या मोबाइल ऐप विकसित करना है। हमने सब एग्जाम्पल देखे थे, ये क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न परियोजना प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको ये लिखना है आंसर में कि इसके महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि परियोजना समय पर बजट के भीतर अपेक्षित गुणवत्ता के साथ पूरी हो, संसाधन आवंटन और दक्षता में सुधार करता हो, हितधारकों के बीच संचार और सहयोग बढ़ाता हो, जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करता हो, परियोजनाओं की सफलता में संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें हमारे क्वेश्चन 3 था। जो प्रश्न 4 नंबर है वो है, विशिष्ट परियोजनाओं जीवन चक्र का वर्णन करें। तो परियोजना जीवन चक्र में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं, क्या क्या? आरंभ, योजना, क्रियान्वयन, निगरानी, नियंत्रण और समापन। तो इसके बारे में डिटेल देना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है जैसे कि परियोजना प्राथमिकता स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली 3 प्राथमिक बाधाएं क्या हैं? तो आपको ये सब लिखना है कि कार्यक्षेत्र में 3 प्राथमिक बाधाएं कौन कौन सी हैं? कार्यक्षेत्र, लागत और समय। हमें समय, परियोजना अनुसूची, लागत में परियोजना का बजट, कार्यक्षेत्र में परियोजना का क्या प्रदान करेगी, ये सारी चीज़ें। फिर छठवां क्वेश्चन है, परियोजना प्राथमिकता मैट्रिक्स का उद्देश्य बताएं। तो परियोजना प्राथमिकता मैट्रिक्स का उद्देश्य क्या है? जो हितधारकों के दायरे, लागत और समय के सापेक्ष महत्व के आधार पर परियोजनाओं या कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। यह दृश्य रूप से दर्शाता है कि यदि ट्रेड ऑफ आवश्यक है तो किस बाधा पर जोर दिया जाना चाहिए। यह निर्धारित करने का एक संचरित तरीका है। 3 बाधाओं में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण बाधा है जिसे हम सबसे ज़्यादा ध्यान दें, जो मैट्रिक्स में देते हैं। फिर हमारे पास में कार्य विखंडन संरचना जो है ना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके बारे में आवश्यक डिलीवर्स बनाने, परियोजना टीम किए जाने वाले कार्य के कुल दायरे का एक पदानुक्रमित विघटन, ये सब बातें हमको पढ़े थे हमने, ये क्वेश्चन के रूप में आपको दिया है। फिर प्रश्न है जैसे 8वां कि जो WBS है प्रभावी परियोजना प्रबंधन में अपना योगदान कैसे देता है। तो हमें योगदान देने के 4 आंसर में ऐसा लिखना है कि 4 पॉइंट या 5 पॉइंट ये दे दिया कि जटिल परियोजनाओं को प्रबंधन घटकों में विभाजित करता है, सटीक लागत और समय अनुमान लगाने में सुविधा प्रदान करता है, जिम्मेदारियां सौंपने के लिए आधार प्रदान करता है, संचार और समन्वय में सुधार करता है और जोखिम की पहचान में सहायता करता है। फिर 9वां क्वेश्चन है जैसे परियोजना प्राथमिकता जो त्रिकोण दायरा, लागत, समय के एक तत्व में परिवर्तन अन्य तत्वों में कैसे प्रभावित करता है। तो इसके बारे में आंसर दिया है, एक तत्व में परिवर्तन अनिवार्य रूप से अन्य तत्वों को प्रभावित करता है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि, इससे आमतौर पर लागत और या समय में वृद्धि होती है। समय में कमी, इसके लिए लागत में वृद्धि या दायरे में कमी की आवश्यकता हो सकती है। बजट में कटौती, इस प्रकार। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जैसे हम ले रहे हैं 10वां क्वेश्चन है, किसी परियोजना के निगरानी और नियंत्रण चरण के दौरान क्या होता है। तो इस चरण के दौरान परियोजना की प्रगति की योजना के अनुरूप ट्रैक किया जाता है, प्रदर्शन को मापा और विश्लेषण किया जाता है, भिन्नताओं की पहचान की जाती है और उनका समाधान किया जाता है, परियोजना को पटरी पर रखने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है और परिवर्तनों को का जो प्रबंधन और नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो अपने क्वेश्चन आंसर पहले यूनिट के देखे, अब हम शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में देखिए क्या है। सेकेंड यूनिट में है पूंजी बजट प्रक्रिया, योजना विश्लेषण, चयन, वित्त पोषण, कार्यान्वयन, पुनर्विचार, परियोजना विचार का सृजन और स्क्रीनिंग, बाजार और
मांग का विश्लेषण, मांग पूर्वानुमान तकनीक, बाजार नियोजन और विपणन अनुसंधान प्रक्रिया और तकनीकी विश्लेषण। मतलब कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जो टोटल हमारा पूंजी बजट प्रक्रिया सेकंड यूनिट का टॉपिक है, जिसमें हमें सब टॉपिक में लेना है कि प्लानिंग, एनालिसिस, सिलेक्शन, फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू, जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया, मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक, मार्केट प्लानिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो शुरू करते हैं सिविल और मैकेनिकल के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्सों के लिए। सबसे पहले इसका परिचय दे दें, इंट्रोडक्शन। पूंजी बजटिंग दीर्घकालिक निवेश परियोजनाओं का मूल्यांकन और चयन करने की प्रक्रिया है। इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त पूंजी व्यय की आवश्यकता होती है और इनके दीर्घकालिक वित्तीय निहितार्थ होते हैं। निर्णय लेने में प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश वित्तीय रूप से व्यवहारिक है और संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। परिचय के बाद उसका आ जाते हैं कि पूंजी बजट प्रक्रिया के क्या चरण होते हैं। तो पूंजी बजट प्रक्रिया के जो चरण होते हैं, हम आपको एक एक करके जो 6 चरण हैं वो बताएंगे। योजना, विश्लेषण, चयन, वित्त पोषण, क्रियान्वयन और समीक्षा। पहला है जैसे योजना। इसमें निवेश के अवसरों की पहचान करना और उन्हें संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना शामिल है। उदाहरण, एक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक नया संयंत्र स्थापित करने, अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की योजना बना रही है, मान लो। तो ये हमारे लिए एक योजना का एक पहला चरण है। जो बजटिंग का पहला चरण है योजना। क्या योजना क्या है? फिर हम आ जाते हैं उसके विश्लेषण पे। विश्लेषण पे ये देखेंगे कि परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए, मतलब उसकी प्रैक्टिकलनेस को जज करने के लिए वित्तीय, परिचालन और बाजार कारकों का मूल्यांकन करेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण और नियामक अनुमोदन पर विचार करते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करना। यदि मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल यदि लें कि हम एक सोलर प्लांट बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो भूमि सफिशिएंट है कि नहीं और सूर्य का प्रकाश हमें उपलब्ध रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हमें एक विश्लेषण पे आ जाते हैं। फिर चयन, सिलेक्शन। शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी जिसे कहते हैं, नेट जो प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब शुद्ध वर्तमान वैल्यू, आंतरिक प्रतिफल दर आईआरआर और भुगतान अवधि जैसे वित्तीय मानदंडों के आधार पर सर्वोत्तम निवेश विकल्प का चयन करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपेक्षित रिटर्न और जोखिम विश्लेषण के आधार पर दो वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की तुलना करना। चौथे नंबर पे स्टेप्स में आ जाते हैं वित्त पोषण। अब वित्त पोषण मतलब ये है कि हम उसको कैसे फाइनेंस करेंगे। तो चयनित परियोजना के लिए धन के स्रोत का निर्धारण करना, जैसे इक्विटी, ऋण या सरकारी अनुदान, पैसा कहाँ से लाएंगे। एक लॉजिस्टिक फर्म ने जैसे पीएम गति शक्ति पहल के तहत एक स्वचालित गोदाम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी हासिल की। तो ये एग्जाम्पल है। अब उसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, संसाधनों का आवंटन, कार्यबल की नियुक्ति तथा परिचालन शुरू करके परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना। उदाहरण, एक दूरसंचार कंपनी आवश्यक अनुमोदन और वित्त पोषण करने के बाद 5G बुनियादी ढांचों को शुरू कर रही है। जैसे कि हमने अब देखा जियो का लॉन्च करना, उसने 5G लॉन्च की। तो वो क्या है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है कि दूरसंचार कंपनी 5G आवश्यक अनुमोदन ले लिया है और वित्त पोषण प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसको एक बुनियादी ढांचे को शुरू करती है जो शुरुआती रूप से। फिर उसके बाद आता है उन सब के बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी समीक्षा करना। समीक्षा जरूरी है। परियोजना की प्रगति की निगरानी करना, पूर्वानुमान के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करना तथा आवश्यक समायोजन करना। उदाहरण, लाभप्रदता मापने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी के जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, यूनिट है, उसका निवेश पश्चात विश्लेषण करना। तो समीक्षा आवश्यक है। हर कार्य के बाद में समीक्षा जरूरी है कि हमें पता चल सके वो सही चल रहा है या नहीं। अब आते हैं परियोजना विचार
विचारों का, कॉन्सेप्टों का सृजन और स्क्रीनिंग क्या होती है। तो परियोजना विचारों के सृजन और स्क्रीनिंग में परियोजना विचारों का स्रोत, विचारों की स्क्रीनिंग, ये हम लेते हैं। तो इसमें परियोजना विचारों का स्रोत क्या हो सकता है? आंतरिक हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। आंतरिक स्रोत जैसे कि अनुसंधान एवं विकास, कर्मचारी सुझाव, कंपनी की रणनीति। बाह्य स्रोत में बाजार के रुझान, सरकारी नीतियां, तकनीकी प्रगति। विचारों की स्क्रीनिंग, व्यवहार्यता, बाजार क्षमता और रणनीतिक संरेखण के आधार पर विचारों का मूल्यांकन करना। डिजिटल परिवर्तनों के रुझानों का विश्लेषण करने के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विचार करना, या ये एक एग्जाम्पल है। अब हम जाते हैं बाजार और मांग का विश्लेषण, मतलब मार्केट और डिमांड एनालिसिस। मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस हम अपना काम शुरू किया है प्रोजेक्ट। यदि तो बाजार में, बाजार किसे कहते हैं? बाजार मतलब जहाँ पे उपभोक्ता मिलते हैं, जो उपभोक्ता है उसे वो बाजार कहा जाता है। पर्टिकुलर के चीज़ के उपभोक्ता उसका पर्टिकुलर बाजार का कहलाएगा। वहाँ पे उसकी मांग का विश्लेषण करना। बाजार और मांग विश्लेषण के चरण कौन से होते हैं? लक्ष्य, बाजार की पहचान करना, मांग का आकलन करना और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, क्योंकि वहाँ पे और भी खिलाड़ी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, मतलब उसी एरिया में, तो उनका विश्लेषण करना। तो उसमें जैसे लक्ष्य बाजार की पहचान करना, ग्राहकों की जनसांख्यिकी और प्राथमिकताओं को समझना, कि हमारे जो वहाँ पे किसी भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर हम यदि मान लो कोई लेडीज़ का आइटम है, तो ग्राहक कौन से होंगे? लेडीज़ का आइटम तो लेडीज़ ही ग्राहक होंगे। तो हमें उनको उनके डेमोग्राफिक फैक्टर पे जाते हुए जो विश्लेषण करना है। यदि कोई चीज़ है, मान लीजिए पेन बेचना है, तो पेन कौन खरीदेगा? जो लिखने वाला, पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, साक्षर व्यक्ति होगा, असाक्षर व्यक्ति तो नहीं होगा। तो हम, हमारे लिए वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो हमें लक्ष्य बाजार की पहचान करना, फिर मांग का आकलन करना। अब मांग का आकलन कैसे करेंगे? कि उत्पाद सेवा की वर्तमान और भविष्य की मांग का अनुमान लगाना। ये लगाने के लिए पूरी तरीके से स्टैटिकल एनालिसिस की जाती है। फिर उसके साथ आपके कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना, कि प्रतिस्पर्धी विश्लेषण जिसे कहते हैं, प्रतिस्पर्धाओं की ताकत, कमजोरियां और बाजार की स्थिति का मूल्यांकन करना, ये एक चरण में आता है। फिर सेकंड नंबर में है कि मांग का पूर्वानुमान लगाने की तकनीक। हमने जैसा अकाउंटेंसी में भी बताया था कि गुणात्मक विधियां होती हैं और एक मात्रात्मक विधियां होती हैं। गुणात्मक विधियां होती हैं डेल्फी विधि और विशेषज्ञों की राय। डेल्फी विधि का मतलब उसमें क्या होता है, कई विशेषज्ञों को आपस में एक डिबेट किया जाता है और डिबेट करके वो उनको निर्णय, एक शुद्ध निर्णय लेते हैं उसमें, और विशेषज्ञों की राय ली जाती है। मात्रात्मक विधियां जो होती हैं, मतलब ये कि वहाँ पे हम क्वांटिटेटिवली, मतलब मैथमेटिकली लेते हैं। समय श्रृंखला विश्लेषण, प्रतिगमन मॉडल, जैसे कि इसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, या स्टैटिकल मोड, मीन, मीडियन से भी ले सकते हैं। तो ये पूर्वानुमान लगाने की तकनीक है। उदाहरण जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी ईंधन मूल्य प्रवृत्तियाँ और सरकारी प्रोत्साहनों के आधार पर इलेक्ट्रिक्स स्कूटरों की मांग का पूर्वानुमान लगा रही है। तो वो ये देखती है कि ईंधन की मूल्य प्रवृत्ति कैसी। यदि मान लो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तब तो आपके लिए सही है, क्योंकि आप उसी का रिप्लेसमेंट दे रहे हो, ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, स्कूटर है। तो यहाँ पर वहाँ पे ध्यान दूसरी चीज़ पे दे रहे हैं, लेकिन वो ध्यान इसलिए बनाए हुए हैं कि उसकी कीमतें कहीं कम ना हो जाए, नहीं तो हमारा बिजनेस बैठ जाएगा। तो ये मांग और पूर्वानुमान तकनीक में काम करती है। फिर बाजार नियोजन और विपणन अनुसंधान प्रक्रिया। बाजार नियोजन मतलब प्लानिंग, आपकी मार्केट की प्लानिंग कैसी है, और विपणन मतलब आपका मार्केटिंग अनुसंधान, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। तो बाजार योजना, विपणन उद्देश्य निर्धारित करता है कि लक्षित ग्राहकों को परिभाषित करना और रणनीति तैयार करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि लेडीज़ आइटम है तो लक्षित ग्राहक लेडीज़ होंगी। यदि आप पेन और ये लिखा पढ़ी की चीज़ें बेच रहे तो साक्षर ग्राहक ही उनके लक्षित ग्राहक होंगे। तो इस प्रकार इन लक्षित ग्राहकों को परिभाषित करना और उसके लिए फिर रणनीति तैयार करना। उदाहरण जैसे कि एक स्टार्टअप ने लक्षित ऑनलाइन प्रचार के साथ एक नया खाद्य वितरण ऐप लॉन्च किया। किसके लिए होगा खाद्य वितरण ऐप? जो है, अब जो उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं को चाहिए, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, या इस प्रकार। तो खाद्य वितरण ऐप
ये होता है। फिर विपणन अनुसंधान प्रक्रिया, समस्या की पहचान, डेटा संग्रह और विश्लेषण और व्याख्या करना। समस्या की पहचान मतलब है अब हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि व्यावसायिक चुनौती को समझना। डेटा संग्रहण, सर्वेक्षण फोकस समूह, ऑनलाइन विश्लेषण। फिर विश्लेषण और व्याख्या, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस है और ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें पर्ट CPM है, ये सारी चीज़ें हमें एबल करती हैं। सांख्यिकी उपकरण है, ये टूल्स होते हैं, ये विश्लेषण और व्याख्या करने में सहायता करते हैं। फिर निर्णय लेना, अनुसंधान निष्कर्षों के आधार पर रणनीति तैयार करना। तकनीकी विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण में हम ये देखते हैं कि व्यवहारकर्ता का आकलन, परियोजना की प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रक्रिया और परिचालन आवश्यकताओं को मूल्यांकन करना। उदाहरण जैसे एक इस्पात निर्माण फर्म कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हाइड्रोजन आधारित इस्पात उत्पादन की व्यवहार्यता का विश्लेषण कर रही है। तो ये तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन है। फिर साइट चयन और बुनियादी ढांचा, मतलब कहाँ पे आपको साइट मतलब जगह लेना है, रसद, उपयोगिता और विन्यात्मक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान का चयन करना। फिर उसके बाद उदाहरण है इसके लिए, जैसे एक डेटा सेंटर कंपनी स्थिर विद्युत आपूर्ति और कम आपदा जोखिम वाले स्थान का चयन करती है। तो चयन जो है, साइट का चयन सारी बातों से प्रेरित रहता है। परियोजना निर्धारण और क्रियान्वयन, परियोजना निर्धारण और क्रियान्वयन, समय सीमा की योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना तथा परियोजना की समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए एक मेट्रो रेल परियोजना जो प्रगति पर नज़र रखने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। निष्कर्ष निकालेंगे हम इन सब चीज़ों से, तो ये है कि पूंजी बजट प्रक्रिया व्यवसायों के लिए सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार की मांग, तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता को व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करके कंपनियां दीर्घकालीन परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित कर सकती है। नवीनीकरण, ऊर्जा विस्तार, खुदरा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और PM गति शक्ति के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी आधुनिक उदाहरण इन सिद्धांतों के वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। हम एक केस स्टडी ले लेते हैं टेस्ला की। टेस्ला का जो एक गीगा फैक्ट्री विस्तार होना है, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन है। EV में अग्रणी टेस्ला कंपनी ने EV और बैटरी स्टोरेज समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी गीगा फैक्ट्री का विस्तार करने की योजना बनाई। आगे बढ़ने से पहले कंपनी को कई स्थानों, वित्तीय विचारों और तकनीकी प्रगति का मूल्यांकन करना पड़ा। उसने क्या किया? योजना बनाई, पूंजी बजट प्रक्रिया। अब ये जितना भी अपन ने पढ़ा है इसको एक केस स्टडी में ले लिया है, एक वास्तव रूप में एक स्टडी ले लिया कि ये कैसे लागू हो रहा है। योजना क्या बनाई थी उसने? टेस्ला ने भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए बैटरी उत्पादन और वाहन असेंबली क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान की। फिर संभावित स्थानों को चुना गया जिनमें टेक्सास, बर्लिन और सिंघाई शामिल थे। फिर उसमें विश्लेषण किया तो ये पाया कि श्रम उपलब्धता कर, प्रोत्साहन और आपूर्तिकर्ताओं से निकटता जैसे कारकों पर विचार करते हुए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया और फिर विभिन्न स्थानों की तुलना करने के लिए विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण किया गया। फिर चयन किया। चयन अनुकूल कर नीति, भूमि उपलब्धता और कुशल श्रम तक पहुंचने के कारण टेक्सास को गीगा फैक्ट्री विस्तार के लिए चुना गया था। शिपिंग लागत को कम करने के लिए और यूरोपीय संघ के नियमों का अनुपालन करने के लिए बर्लिन को यूरोपीय बाजार के लिए चुन लिया गया था। फिर वित्त पोषण कहाँ से हुआ उनका? फाइनेंस। टेस्ला ने स्टॉक पेशकश की, स्टॉक डिवेंचर्स वगैरह निकाले, सरकार प्रोत्साहन और कम ब्याज वाले ऋणों के माध्यम से धन जुटाया। फिर पूंजीगत व्यय को
कम करने के लिए बैटरी आपूर्तिकर्ता के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाई गई। फिर क्रियान्वयन हुआ उसका, संसाधनों का अनुकूलन करने तथा उत्पादन कार्यक्रम के साथ तालमेल बिठाने के लिए निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ। एआई संचालित स्वचालन सहित उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया गया, मतलब आधुनिक तकनीक उसमें इस्तेमाल की गई क्रियान्वयन में। फिर समीक्षा की गई। समीक्षा में टेस्ला ने उत्पादन, आउटपुट, आपूर्ति श्रृंखला, दक्षता और वित्तीय रिटर्न पर नजर रखी। बाजार की मांग के आधार पर ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए समायोजन किए गए। नतीजा क्या निकला? टेस्ला के गीगा फैक्ट्री विस्तार से इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लागत में कमी आई और बैटरी दक्षता में सुधार हुआ। परियोजना ने रणनीतिक स्थान चयन, वित्तीय नियोजन और निरंतर निष्पादन निगरानी के माध्यम से प्रभावी पूंजी बजट का प्रदर्शन किया। तो हम अब इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पूंजी बजट प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या है? तो योजना, विश्लेषण, चयन, फाइनेंस, क्रियान्वयन और समीक्षा, ये प्रमुख चरण हैं। फिर पूंजी बजट में बाजार और मांग विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी परियोजना की संभावित आय और लाभप्रदता निर्धारित करने में मदद करता है। बाजार के रुझान, ग्राहकों की ज़रूरतें और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शनों का विश्लेषण करके व्यवसाय अपने निवेश की व्यवहार्यता और संभावित सफलता का आकलन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मांग पूर्वानुमान की कुछ सामान्य तकनीकें क्या हैं? तो सामान्य तकनीकों में शामिल हैं प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण, बाजार सर्वेक्षण, विशेषज्ञों की राय, समय श्रृंखला विश्लेषण। चौथा है बाजार नियोजन और विपणन अनुसंधान प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है लक्ष्य बाजारों को समझें, ग्राहकों की प्राथमिकताओं को समझें, प्रतिस्पर्धी रणनीति का अवलोकन करें, परियोजना की सफलता के लिए प्रभावी विपणन योजनाओं को विकसित करें। फिर है पूंजी बजट में तकनीकी विश्लेषण क्या शामिल करता है? तकनीकी विश्लेषण में इंजीनियरिंग और परिचालन दृष्टिकोण से किसी परियोजना की व्यवहार्यता और व्यवहारिकता का मूल्यांकन करना शामिल है। इनमें निम्नलिखित का आकलन करना शामिल है। क्या क्या? प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं, उत्पादन क्षमता, संसाधन उपलब्धता, संभावित तकनीक, जोखिम। फिर छठवां क्वेश्चन है पूंजी बजट प्रक्रिया में परियोजना विचारों के सृजन और स्क्रीनिंग का क्या महत्व है? यह प्रारंभिक चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी आगामी चरणों के लिए आधार तैयार करता है। ये सुनिश्चित करता है कि संगठन संभावित निवेशों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करता है और उन निवेशों का चयन करता है जो इसके रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं और मूल्य निर्धारण के लिए सबसे बड़ी संभावना प्रदान करते हैं। सातवां क्वेश्चन है पूंजी बजट के अंतर्गत किसी परियोजना का वित्तीय चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है? तो विचारणीय कारक होते हैं शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी, आंतरिक प्रतिफल दर आईआरआर, भुगतान अवधि, लाभप्रदता सूचकांक। आठवां क्वेश्चन है पूंजी बजट के क्रियान्वयन चरण के दौरान क्या होता है? तो क्रियान्वयन के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है जिसमें शामिल होता है आवश्यक संसाधन प्राप्त करना, सुविधाओं का निर्माण, उपकरण स्थापित करना, परिचालन प्रारंभ करना। नौवां क्वेश्चन है पूंजी बजट की समीक्षा चरण क्यों महत्वपूर्ण है? समीक्षा चरण संगठनों को यह अनुमति देता है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुमानों के आधार पर परियोजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें, किसी भी विचलन या भिन्नता की पहचान करें, डेविएशन की, पिछले अनुभवों से सीखें और भविष्य के परियोजनाओं के लिए आवश्यक समायोजन करें। 10वां क्वेश्चन है वित्त पोषण या पूंजी बजट प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? वित्त पोषण पूंजी बजट प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है? तो वित्त पोषण चरण यह निर्धारित करता है कि परियोजना को कैसे वित्त पोषित किया जाए। इसमें शामिल है इष्टतम पूंजी संरचना का निर्धारण, ऋण बनाम इक्विटी, मतलब अपने शेयर मार्केट में निकाल देना ताकि उससे पैसा कलेक्ट किया जा सके, विभिन्न स्रोतों से आवश्यक धनराशि प्राप्त करना, पूंजी की लागत पूंजी बजट प्रक्रिया के विश्लेषण भागों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। धन्यवाद।
तो हमारा आज का ये सेकंड यूनिट बहुत ही छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसमें क्वेश्चन आंसर भी देखे हमने, और तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 2 यूनिट अभी तक देख लिए हैं। तीसरा यूनिट के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही हम तीसरा यूनिट भी आपके पास लाएंगे। इस प्रकार इस कोर्स को जल्दी से पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।